राम राम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा हमारे अपने महम हलके से राजनीतिक कैरियर की जो उड़ान भरने वाले और पिछले कई सालों से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में काफ़ी समय तक कार्य किया और फिलहाल उनको पार्टी से निष्कासित किया हुआ आम आदमी पार्टी से, लेकिन वो अपने स्तर पर आज भी राजनीतिक गतिविधियों के अंदर महम हलके में शामिल हैं। हमारे साथ में हैं दिनेश खरकड़ा जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रोहतक आम आदमी पार्टी से। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी पवन भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके चैनल को और सब दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। दिनेश भाई, जैसे आप आम आदमी पार्टी के सदस्य और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, अचानक ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आप पार्टी से निष्कासित कर दिए गए 6 साल के लिए? पहले तो यही सवाल रहेगा मेरा। देखिए पवन भाई, ये सवाल का प्रश्न तो मैं भी आज तक नहीं हल कर पाया, क्योंकि किन लोगों के दिमाग में कौन सी बातें पैदा हुई कि दिनेश को 6 साल तक के लिए निकाल दिया गया। मेरी तरफ से कभी भी सपने में भी शायद ऐसी गलती नहीं हुई कि मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ बोला हो, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये बात पैदा हुई कि दिनेश पार्टी का बागी है और दिनेश को बाहर करो तब पार्टी बचेगी। तो ये चुनाव जो नगर पालिका महम का चुनाव रहा, इसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा अब भाई ये तो दिनेश यह पार्टी को हरवा देगा। जो कैंडिडेट चेंज किया इन्होंने, मैंने उसका थोड़ा विरोध जरूर किया था कि ये आदमी को जो आप टिकट दे रहे हो ये ठीक नहीं है और ये पार्टी का नहीं है, बिंटू के द्वारा बंदा दिया गया, बीएसपी के द्वारा बंदा दिया गया है और ये आम आदमी पार्टी के लिए शोभा नहीं है। आप आओ, बैठ के चिंतन करो, मनन करो कि किस कैंडिडेट को आप टिकट देना चाहते हैं, दिनेश उसी के साथ है। लेकिन यहाँ कोई आज तक नहीं, न किसी ने कोई इस तरह का कोई मैसेज दिया, एकदम से इनको टिकट डिक्लेयर कर दी। ठीक है, हमने ये भी कहा था पार्टी टिकट किसी को डिक्लेयर कर हम साथ देंगे, लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं एक बात और आ गई कि भाई इसका दिनेश साथ नहीं देगा और दिनेश को बाहर करो नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। और इस तगाजे में, इस गलती में इन लोगों ने कुछ गलती होगी उन लोगों से, तो उनकी गलती का खामियाजा पार्टी ने भुगतना पड़ा कि यहाँ 900 पर्चियों के ऊपर पार्टी सबमिट करेगी। लगातार आपने जैसे चुनावी रूप से भी आप यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव में भी मौजूद रहे, अपनी तरफ से कैंडिडेट भी उतारा, लेकिन एक सवाल और है कि आम आदमी पार्टी के लिए आपने कितने सालों तक काम किया है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से मैं इसका सदस्य हूँ और मेरी आत्मा की जहाँ तक आवाज़ है, मेरी रोम रोम पार्टी ऐसी बसी हुई है कि वो मेरा लेटर आने के बाद भी मुझे ये तसल्ली नहीं हो रही कि मैं पार्टी से बाहर हूँ। आज मेरी गाड़ी के ऊपर झंडा है और आगे भी जो मैं प्रदर्शन करूँगा, जो भी मैं टोपी झंडे के साथ करूँगा। जैसे आपने जैसे ही पार्टी ने लेटर जारी किया 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, लेटर काफ़ी वायरल हुआ क्योंकि चुनावी समय था, तो आपने फिर एक वीडियो जारी हुई थी, उसके अंदर आपने आम आदमी पार्टी को अपनी माँ पार्टी बताया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आज भी ये पार्टी मेरी माँ पार्टी है। ठीक है, जो गलती पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हो गई, जो हमारे सीनियर पदाधिकारी थे, मैं भी उनको माफ़ करता हूँ, हो जाती है गलती इंसान से, लेकिन मेरे को भाई साहब पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। और निकलूँ तब जब मैं अपनी आत्मा मानूँ कि पार्टी निकम्मी है, पार्टी के सिद्धांत गलत हैं, पार्टी में लोग गलत हैं। मैं नहीं मानता, मैं पार्टी से बाहर अपने आप को मानता ही नहीं। ठीक है, मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं और मैं मानता हूँ और मैं उसके आधार पर काम भी करता हूँ। क्या उसके निष्कासन के ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, हरियाणा प्रदेश का या फिर जो जहाँ तक भी हाईकमान की बात है, क्या आपका किसी के साथ संपर्क हुआ दोबारा से? मैंने किसी से संपर्क नहीं किया। मैं तो इस फरमान को ऐसे समझा जैसे दशरथ जी के फरमान को रामचंद्र जी ने समझा था। उन्होंने एक प्रश्न भी नहीं किया पिताजी मैं क्यों जाऊं जंगल में। जैसे फरमान आया वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके और चल पड़े। तो मैंने भी इसी पार्टी के इस आदेश को एक ऐसा आदेश समझा जो कि एक दशरथ के द्वारा दिया गया एक श्री राम को आदेश था, और मैंने उस आदेश को मान के और उसी धारा में काम कर रहा हूँ। आदेश मैंने मान लिया। मैं पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं बाहर हूँ और हूँ। जैसे पार्टी ने आपको बाहर कर दिया, आपने तुरंत चुनाव के अंदर अपनी कैंडिडेट अपनी तरफ से आपके जो द्वारा समर्थित कैंडिडेट को मैदान में उतारा, क्या सोच के यही क्या पार्टी की खिलाफत नहीं मानी जाएगी? ये देखो, पार्टी खिलाफत तब मानी जाए जब मैं पार्टी में था। पार्टी ने मेरे को पहले बाहर किया,
फिर मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि जब मैं पार्टी ने बाहर ही कर दिया, जब पार्टी मेरी सेवाएं ले नहीं रही, तो भाई ये अगर अशोक की धर्मपत्नी सीमा रानी चुनाव लड़ेगी तो फिर मेरा धर्म भी बनता है कि मैं इसका साथ दूं। उन्होंने चुनाव लड़ा, मैंने अपना धर्म निभाया और हम चुनाव लड़ा। तो कितना संतोषजनक रहा ये नगर पालिका चुनाव आपके देखो लिए? मेरे लिए तो मैंने कहूँ कि ये इतना बढ़िया चुनाव रहा, इसमें वोट तो मैं नहीं मिला और मिलना भी नहीं था, ये भी हम पता था, क्योंकि वोट ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं थी और यहाँ बहुत सी लोग बैठे थे और वोटों का जिस तरह आदान प्रदान भी हुआ है, दबाव में वोटें गई हैं। हमारा सारा जो मेरा अपना खुद का भाईचारा था, मेरे खुद के अपने कार्यकर्ता साथी थे, उन्होंने भी ये कहा कि दिनेश भाई अब की बार वोट नहीं डालेंगे आपको, हमारी थ्योरी अलग है कुछ। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई, हमारा काम चुनाव लड़ना था, आप जहाँ भी डालो पर्ची। उन लोगों ने पर्ची डाली और जैसे भी चुनाव को जीतते हैं लोग, उनको हमने बधाई भी दी। और जिस ढंग से जीतते हैं वो ढंग हमें पसंद है ही नहीं, वो तो सबको पता है किस ढंग से चुनाव जीते हैं लोग। तो राजनीतिक रूप से जो आपका राजनीतिक भविष्य आप किस प्रकार लेके जाने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं आगे चल? देखो राजनीति को मैंने कभी पद, कुर्सी और टिकट और चुनाव के लिए नहीं ज्वाइन की। मैंने राजनीति को एक समाज सेवा के लिए ज्वाइन किया था। मैं मानता हूँ कि राजनीति एक सबसे बड़ी समाज सेवा अगर किसी ने करनी आती हो तो, क्योंकि इसमें ताकत होती है और ताकत से ही कार्य होता है। सत्ता में ताकत होती है तो ताकत से कार्य होता है। और अगर ना भी सत्ता मिले उसके बावजूद भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आपकी बातें जो सुनी जाती हैं, उनका प्रभाव शासन प्रशासन लोगों पर ज़्यादा पड़ता है। और एक नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक सचेत जीवन जिए, आप सामाजिक मुद्दों की आवाज़ उठाते रहिए और उन आवाज़ों को उठाने के लिए प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। इसलिए हमने एक स्वच्छ पार्टी को अपना प्लेटफार्म मानना है और उसके ऊपर हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव तो काफ़ी समय है अभी, भविष्य में अब जो नज़दीक चुनाव दिखाई दे रहे हैं वो पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव हैं। क्या आप इनमें अपनी तरफ से उम्मीदवारी रखेंगे? हाँ, मेरा वार्ड नंबर 13 पड़ता है, जिस वार्ड में हमारे सीसर, कृष्णगढ़, बड़म्बा, खरकड़ा, ब्राण, गंगानगर, तीतरी, महम और अशोक नगर, ये कुछ गांव आते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने ये है कि मेरा बड़ा गांव बड़म्बा है जी, और मेरे बड़े गांव में एक सबसे खासियत है कि वो एकता करते हैं और मैं इसको सबसे बड़ी बात मानता हूँ, क्योंकि छोटे चुनाव भाईचारे चुनाव होते हैं, इसमें भाईचारा बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर मेरा बड़ा गांव में भाईचारा बन के एक कैंडिडेट आता है, वो किसी को भी दे, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर हमारा बड़ा गांव एकता नहीं कर पाता तो शायद सोचा जा सकता है चुनाव के लिए। मतलब टोटल का टोटल चुनावी जो अभियान है भविष्य का, वो डिपेंड करता है कि बड़म्बा गांव से अगर एक कैंडिडेट मैदान में आता है पंचायती रूप से जी, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। इसके पीछे क्या खास कारण मानते हो? मैं अपने भाईचारे को कायम रखना चाहता हूँ, क्योंकि देखो खरकड़ा बड़म्बा कहने को 2 गांव हैं, मेरी आत्मा के अंदर और मेरे मन के अंदर एक गांव है, क्योंकि हम वहीं से निकले हैं, उसी की ज़मीन पर हैं। जब मेरे भाईचारे में पार्ट टक हो, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी राजनीति की जाए जिसमें भाईचारा कई फाड़ होकर चले। मेरी अपनी सोच है, मैं राजनीति से ऊपर भाईचारे को मानता हूँ जी, क्योंकि वोट तो भाई हम देने हैं और उनसे ऊपर होकर मैं वोट किससे मांगूंगा, किस लिए मांगूंगा और किसके लिए मांगूंगा। अगर वो एग्री नहीं है वोट देने के लिए और ये कहने के लिए कि नहीं भाई हम आपको नहीं बनाते, और मैं फिर धक्के से खड़ा हूँ, तो ये तो राजनीति नहीं कहती ना, ऐसी राजनीति करनी भी नहीं हमने। तो आप लगातार जैसे पिछले कई सालों से महम हल्के में काफ़ी सक्रिय हो, महम हल्का क्या कलानौर हल्के में भी काफ़ी समय से सक्रिय रहे, वर्तमान में जो बात चल रही है वो महम हल्के की है। तो महम हल्के की परिस्थितियां वर्तमान में किस प्रकार देखते हो? क्या क्या समस्याएं हैं जो भविष्य में हल होनी चाहिए? देखो समस्याएं तो एज इट इज़ खड़ी हैं भाई साहब, और एज इट इज़ क्या कहें, उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्याएँ हो गई हैं। सबसे बड़ी समस्या होगी आज हमारे एरिया में ला लो, पूरे प्रदेश में ला लो, बेरोज़गारी की सबसे ज़्यादा समस्या है और ये सरकारें जो बनी हुई हैं इनका ध्यान ही नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले तो बेरोज़गारी की समस्या है, तो मैं ये चाहूँगा अपने साथियों को, नौजवान साथियों कि भाई आप हुनरमंद बनो, ताकि आपने अपना जीवन तो चलाना ही है, आप सरकारों के सहारे क्यों बैठे हो। आप योग्य बनो, हाथ दे रखें भगवान ने, दिमाग दे रखा है, इनका ही प्रयोग करो। ठीक है, आप तैयारी करिए, गवर्नमेंट की जो नौकरी आएंगी उनमें आप अप्लाई भी करिए, लेकिन स्वावलंबी जरूर बनिए। तो मेरा सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि मैं राजनीति के साथ साथ अपने पूरे हल्के में युवाओं को जागृत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, और जो हमारा अनुभव रहा है, शैक्षणिक अनुभव रहा है, क्योंकि देखो मैंने IAS की एग्ज़ाम दिए 3 बार,
मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन वो तो चीज़ें मुझे पता है ना भाई, वहाँ तक जाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना वो रास्ता कौन सा है और उस रास्ते पर कैसे चला जाए। तो मैं कुछ अपने अनुभव में ज़रूर बताना चाहूँगा अपने युवा साथियों को कि भाई देखो, जीवन को समझो, बगैर जीवन समझे ना इसको जीने का कोई औचित्य नहीं बनता। मेरा सबसे बड़ी तड़फ तो ये है कि मेरे हल्के में बेरोज़गारी ख़त्म हो और वो सब रोज़गार में जाए, या वो भाई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों से ख़त्म हो, ये जरूर ख़त्म होना चाहिए। शिक्षा के ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। राजनीति ये नहीं कहती कि आप कुर्सी के लिए लड़ रहे हो, राजनीति ये कहती है कि आप समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ भाई, पानी की समस्याएँ हर जगह हैं। आज चमासा शुरू हो गया, खेतों में बाढ़ आएगी। अब सरकार के पास ये भी साधन नहीं है कि जल्द से जल्द खेतों का पानी निकाल के ड्रेन के माध्यम से और टाइम के ऊपर गेहूँ बोया जाए। ऐसी भी सुविधा सरकार नहीं दे रही है, अभी भी नहीं दे रही, क्योंकि मैंने देखा कई जगह ड्रेनों के ऊपर पंप सेट भी नहीं आया अभी भी। तालाबों की स्थिति ऐसी है कि तालाब खुद नहीं रहे और थोड़ी सी बरसात में ओवरफ्लो होकर सारा गंदा माहौल बना रहे हैं। तो हर जगह व्यवस्था ही है, व्यवस्था है। महंगा देख लो आप, थोड़ी बरसात होता ही पानी 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 पानी, वहाँ नए बस स्टैंड के ऊपर कितना पानी चला जाता है वहाँ। तो कहाँ ये लोग केवल कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। तो मुझे ऐसी राजनीति अच्छी लगती भी नहीं और मैं इस राजनीति का विरोध भी करूँगा हमेशा। तो दिनेश भाई, मुहिम के जो मतदाता हैं, जो मुहिम के युवा मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, मुहिम के भविष्य को तय करने के लिए जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं और साफ स्वच्छ राजनीति के लिए, उनके लिए आप अपना क्या खास संदेश छोड़ना चाहोगे? देखो, राजनीति में मतदाता सबसे अहम होता है। मैं इतना अहम किसी चुनावी कैंडिडेट को नहीं मानता, क्योंकि भविष्य तय करने वाले मतदाता हैं, ना कि वो नेता जी। लेकिन हमारा मतदाता को आज के समय में जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप जिसको सत्ता दे रहे हो, आप अपनी चौधर दे रहे हो, वो आदमी है कैसा। सबसे पहले मतदाता को ये पढ़ना पड़ेगा और मतदाता को अपने फ़ायदे के लिए वोट डालना पड़ेगा कि हमारा फ़ायदा, हमारे बच्चों का फ़ायदा, समाज का फ़ायदा कहाँ से हो सकता है, कौन सा कैंडिडेट हमारा ठीक हो सकता है। लेकिन मुझे अब जैसे चुनाव देखे हमने यहाँ महम नगर पालिका के, तो यहाँ मैंने देखा कि जो लोग जिस कैंडिडेट को गाड़ियाँ दे रहे थे उसी कैंडिडेट को जिता दिया। एक भी ऐसा मेरे को वोटर नहीं मिला जो इस विनिंग कैंडिडेट के प्रतिनिधि को गाली ना दे रहा हो, इसको बुरा ना बता रहा हो, और फिर हमारी जनता ने उसी को चुन दिया। तो मैं इसी के ऊपर प्रश्न करना चाहता हूँ, मेरे जागरूक मतदाताओं, जागरूक हो जाओ। आप किसी लोभ लालच में आके मतदान का गलत प्रयोग ना करो। ये लोकतंत्र को पवित्र रखो और इसको पवित्र रखने का एक ही माध्यम है, निस्वार्थ भावना से इस राष्ट्र के लिए वोट डालो, ना कि कैंडिडेट विशेष के लिए वोट डालो। चलो, धन्यवाद दिनेश भाई। हमारे साथ ये थे दिनेश खरकड़ा भाई, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला और अपने वक्तव्य जो जनता के लिए शुभ संदेश दिया। आप सब दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबको नमस्कार।